हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी 2025 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो और अपने माँ बापों का सपना पूरा करना चाहते हो तो जुड़े रहना एंड तक और बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप 30 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो तो आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि आदिवासियों का कुंभ है वह किस मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है बाणगंगा मेले को, ऑप्शन नंबर 2 है पुष्कर के मेले को, ऑप्शन नंबर 3 है सरसुरा के मेले को, ऑप्शन नंबर 4 है बेणेश्वर मेले को। एकदम साधारण क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ है वो किसे कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो बेणेश्वर मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेणेश्वर मेला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था। यानी कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का किसने उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर 1 है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 4 है KM मुंशी ने। सारे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में बताना आपको कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि इनमें से कौन सी लोक देवी है जिसको शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है चौथ माता को, ऑप्शन नंबर 2 है घेवर माता को, ऑप्शन नंबर 3 है छींच माता को, ऑप्शन नंबर 4 है महामाया को। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा महामाया माता, यानी कि शिशु रक्षक लोक देवी किसे माना जाएगा, तो माना जाएगा महामाता को। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में सारे बच्चे बताएंगे कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम का आपको विस्तार बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1852 और 852 और 878 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 915 और 842 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 826 और 869 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 834 और 887 किलोमीटर। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बता दिया है उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का उत्तर से 826 और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 869 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 869 और 826 किलोमीटर। इस अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और इस क्वेश्चन में बताना आपको कि गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहा जाता है। यानी कि जो गोंडवाना प्रदेश है उसका अन्य नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ऑप्शन नंबर 1 है लूनी जमुई बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है घग्गर का मैदान, ऑप्शन नंबर 3 है चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर 4 है काली सिंध बेसिन। इन चारों में से देखना है और आपको बताना है कि गोंडवाना प्रदेश का अन्य नाम क्या हो जाएगा। तो इसका जो अन्य नाम होगा वो होगा लूनी जमुई बेसिन, यानी गोंडवाना जो प्रदेश है उसको हम लूनी जमुई बेसिन के नाम से भी जानते हैं। इसमें से सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप सारे एंड तक जुड़े रहेंगे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। एकदम साधारण क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 है BWHW, ऑप्शन नंबर 2 है CWG, ऑप्शन नंबर 3 है BSHW, ऑप्शन नंबर 4 है AW। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BWHW। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो पाई जाती है BWHW। जो ऑप्शन नंबर 1 आपको डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। यानी कि जो किशनगढ़ की चित्रकला शैली है उसके जो सावन सिंह है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है किशनगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है आगरा में, ऑप्शन नंबर 4 है वृंदावन में। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो किशनगढ़ शैली है उसका संरक्षक कौन थे, तो वो थे सावन सिंह। अब आपको बताना है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी वृंदावन में। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सावन सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो हुई थी वृंदावन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है राजस्थान में पुंगल किसकी नस्ल है। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान में जो पुंगल है वो किसकी नस्ल है। ऑप्शन नंबर 1 है बकरी की, ऑप्शन नंबर 2 है भेड़ की, ऑप्शन नंबर 3 है गाय की, ऑप्शन नंबर 4 है
ऊंट की, तो ये किसकी नस्ल हो जाएगी, तो ये जाएगी भेड़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोबारा प्रश्न को देखो कि राजस्थान में पुंगल किसकी नस्ल है, तो हो जाएगी भेड़ की नस्ल, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है, क्या पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 है मांझी नदी, ऑप्शन नंबर 2 है पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर 3 है कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 4 है मोरेल नदी। क्या पूछ रहा है प्रश्न, इनमें से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे इन चारों में से पहचान कर। तो मैं बता देता हूँ कि जो पार्वती नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि मानसी, कोठारी और मोरेल ये सारी की सारी किसकी नदी सहायक हो जाएगी, तो ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। सारे बच्चे एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो मेहमंद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सिर पर, ऑप्शन नंबर 2 है कमर पर, ऑप्शन नंबर 3 है भुजा पर, ऑप्शन नंबर 4 है पैरों पर। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया गया है ये तो कि मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो वो मेहमंद आभूषण पहना जाएगा वो कहाँ पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है सिर पर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो वो सिर पर पहना जाता है, ध्यान रखना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिर पर। विजयदान देता का संबंध है, यानी कि जो विजयदान देता थे उनका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है लोक कला से, ऑप्शन नंबर 2 है लोक नृत्य से, ऑप्शन नंबर 3 है लोक संगीत से, ऑप्शन नंबर 4 है लोक साहित्य से। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि विजयदान देता का संबंध किससे है, तो विजयदान देता का जो संबंध होगा वो होगा लोक साहित्य से, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं कि विजयदान देता का संबंध किससे है, तो वो है लोक साहित्य से, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि जो बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। इसका सारे बच्चों को आंसर देना है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन नंबर 1 है राठौड़, ऑप्शन नंबर 2 है सिसोदिया, ऑप्शन नंबर 3 है चौहान, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिहार। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने चौहान बताया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चौहान, यानी कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है, तो वो देता है चौहानों की, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताएंगे कि इसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है राव मालदेव को, ऑप्शन नंबर 2 है राव चंद्रसेन को, ऑप्शन नंबर 3 है मोटा राजा उदय सिंह को, ऑप्शन नंबर 4 है अमर सिंह राठौड़ को। सारे बच्चे बताएंगे कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,268 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि यह राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 9.95%, ऑप्शन नंबर 2 है 10.41%, ऑप्शन नंबर 3 है 10.55%, ऑप्शन नंबर 4 है 11.45%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10.41%। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। ये राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है वो सर्वाधिक किस जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगानगर में, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा में, ऑप्शन नंबर 3 है डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है जैसलमेर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर, यानी कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक किस जिले में हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वह है श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है। क्या पूछ रहा प्रश्न, जो श्रीमती रमा देवी है वह राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है। ऑप्शन नंबर 1 है बेंगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 2 है बिजोलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3 है बरड किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर किसान आंदोलन से। तो मैं आपको बता दूं कि जो रमा देवी है वह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है। जो प्रश्न को दोबारा देखो कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही है, तो रही है बिजोलिया किसान आंदोलन से। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताना आपको कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी। क्या पूछ रहा प्रश्न कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी। ऑप्शन नंबर 1 है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है
14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 है 16 वर्ष। तो जब ढोला मारू की कहानी थी उसमें जब विवाह हुआ था तो जब ढोला की उम्र कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी, तो वो थी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ये जो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर 2 है बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 है प्रतापगढ़ में। तो जो मानगढ़ धाम है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि जो चारचौमा मंदिर है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये भी चारचौमा मंदिर है, ये भी सीटी में भी पूछा गया था कि चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है कोटा में। ऑप्शन नंबर 2 है बूंदी में। ऑप्शन नंबर 3 है झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर 4 है सीकर में। आपको बताना है कि चारचौमा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगा कोटा जिले में। जो ऑप्शन नंबर 2 है 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि चारचौमा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है कोटा जिले में। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना आपको कि जीण माता के मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। कि यानी कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ पर जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सिरोही। ऑप्शन नंबर 2 है सीकर। ऑप्शन नंबर 3 है सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 4 है जालोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीकर। यानी कि सीकर के कौन सा स्थान होगा, तो होगा रेवासा। यानी कि रेवासा सीकर में जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। शिशुपाल वध का लेखक कौन था। प्रश्न पूछ रहा है आपके सामने कि जो शिशुपाल वध है उसका लेखक कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है बूंदी का सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 है भीनमाल का माघ। ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर का चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर का मोहनतोड़ नेची। तो जो शिशुपाल वध होगा उसका लेखक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा भीनमाल का माघ। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि शिशुपाल वध का लेखक कौन होगा, तो होगा भीनमाल का माघ। वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उस नृत्य का आपको नाम बताना है कि वह नृत्य कौन सा है जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 है घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 है कच्ची घोड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 है तेरह ताली नृत्य। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर सी है कच्ची घोड़ी नृत्य वह केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी का तीर्थ स्थल मुख्य तीर्थ स्थल है, यानी कि जो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्यावर में। ऑप्शन नंबर 2 है शाहपुरा में। ऑप्शन नंबर 3 है पोखरण में। ऑप्शन नंबर 4 है मालपुरा में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्यावर। यानी कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्यावर में। निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। क्या पूछ रहा है प्रश्न, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर 1 है नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़। ऑप्शन नंबर 3 है बूंदी। ऑप्शन नंबर 4 है किशनगढ़। क्या पूछ रहा प्रश्न कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली का। यानी कि निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएंगे, तो वो किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर 2 है चावड़ शैली। ऑप्शन नंबर 3 है जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर 4 है देवगढ़ शैली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूंदी शैली। यानी आपको ध्यान रखना है कि बूंदी शैली में पक्षियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस प्रश्न को एक बार वापस दोहरा लेते हैं कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में बताना है कि प्रेस्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में किया गया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि प्रेस्ता ने किसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1306 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 है 1310 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है 1308 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1311 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी है उनका जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगानगर में।
ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है सीकर में, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीकर, यानी कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो हो जाएगी सीकर जिले में। ये थी अपनी 30 क्वेश्चन की बेहतरीन क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगर आप इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में विशेष प्रकार का स्कोर करना चाहते हैं तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 बजे वाली क्लास में, जिसे में हम लाइव आते हैं और आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।